नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने को मंजूरी दी। देश में 29 करोड़ 46 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.56% हुई। केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले जिलों में नियंत्रण के तुरंत उपाय करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को हस्तांतरित की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ओलंपिक दिवस है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न ओलंपिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंतिम दिन आज भारत कल के स्कोर 2 विकेट पर 64 रन से आगे खेलेगा। और यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप ई में स्वीडन का मुकाबला पोलैंड से और स्लोवाकिया का स्पेन से, ग्रुप एफ में पुर्तगाल का फ्रांस से और जर्मनी का हंगरी से सामना होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा और 64,000 करोड़ 31,000 रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है, इसका फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सेंट विंसेंट और द ग्रेनाइन्स के बीच करों के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान और कर संग्रह में सहायता संबंधी एक समझौते को भी मंजूरी दी है। इस समझौते से दोनों देशों को सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा मिलेगी, जिसमें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को साझा करना भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी और सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड की सभी संपत्तियों, देनदारियों, अधिकारों और दायित्वों के विलय और हस्तांतरण की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से वित्तीय बचत के साथ साथ दोनों कंपनियों की दक्षता, क्षमता का उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाई जा सकेगी। दोनों कंपनियों के विलय से कॉरपोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चे कम होने का अनुमान है और आरडब्ल्यूसी के प्रबंधन खर्च में 5 करोड़ रुपए की कमी आएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 48.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं।
आवासन और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि आवास केवल 4 दीवारों और एक छत तक ही सीमित नहीं है, इनमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। 3 प्रमुख कार्यक्रमों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्मार्ट सिटी मिशन और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के 6 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर श्री मिश्रा ने कहा कि ये योजनाएं लोगों के जीवन को बदल रही हैं। किसी भी देश में इतनी बड़ी हाउसिंग की योजना नहीं थी। आप सोचिए, जब जननिवारण का कार्यक्रम था 2004 से 14 के बीच में 10 साल के भीतर उसका एक कंपोनेंट हाउसिंग का भी था और उसमें कुल मिलाकर के लगभग 13.5 लाख मकान सैंक्शन किए गए थे, जिसमें पूरे केवल 8 लाख में थे और यहाँ पे 1.12 करोड़ मकान बनाने की चुनौती थी। अब मैं जब वापस घूम के देखता हूँ 6 साल पूरा होने पे हमने 1.12 करोड़ से ज्यादा मकान सैंक्शन कर दिए हैं। इसके विरुद्ध हमने लगभग 83 लाख मकान कंस्ट्रक्शन के लिए चालू करा दिए। पर सैंक्शन करने के बाद भी राज्यों को बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ता, तब जाके काम चालू होता है, कंस्ट्रक्शन ग्राउंड होता है। और लगभग 48.5 लाख मकान हमने पूरे कर दिए। मकान पूरे करने का मतलब ये नहीं कि 4 दीवारें बना दे, बल्कि वो मकान जिसके अंदर आदमी अपने सपनों को साकार कर सके। वहां पर पीने का पानी भी है, शौचालय के साथ साथ सेप्टेज टैंक या सीवर का कनेक्शन भी है, बिजली भी है और खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा भी है। ये साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अन्य मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल टॉयकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से टॉयकोथॉन की शुरुआत की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 29,46,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 50,848 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कोविड मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है। ये पिछले 82 दिन में सबसे कम है। कल 68,817 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,89,94,000 से अधिक हो गई है। लगातार 41वें दिन दैनिक स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। स्वस्थ होने की दर 96.56% हो गई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में ये 3.12% है। दैनिक संक्रमण दर भी 2.67% है। अब तक 39,59,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 29,68,00,000 से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और राज्यों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 39 लाख से ज्यादा डोज अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार देश में निर्मित वैक्सीन का 75% हिस्सा इन्हें मुफ्त उपलब्ध कराएगी। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि लिपोसोमल लैम्फोटेरिसिन बी के 61,120 अतिरिक्त शीशियों को आज सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आवंटित कर दी गई हैं। इस दवा का उपयोग म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में किया जाता है।
उन्होंने ये भी बताया कि अब तक देश भर में इसके लगभग 7,90,000 शीशियों का आवंटन किया जा चुका है, जिससे ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए पर्याप्त दवा उपलब्ध रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की गति को उत्साहवर्धक बताया है। सोमवार से तीव्र गति से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में वैक्सीन ले चुके हर 5 में से 3 व्यक्ति ग्रामीण इलाके से हैं। उन्होंने टीम इंडिया की भावना से एक दूसरे से समन्वय करते हुए कार्य करने के लिए केंद्र और राज्यों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई है। एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत 30 जून को एक वैश्विक सम्मेलन में कोविन पोर्टल की सफलता की कहानी साझा करेगा। ओडिशा से देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई। इन इलाकों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है। पिछले 2 महीने के दौरान ओडिशा पुलिस ने विशेष गलियारों के माध्यम से अन्य राज्यों के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन भेजना सुनिश्चित किया है। पश्चिम बंगाल में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,852 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,000 से अधिक है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। राजस्थान में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 98.8% हो गई है। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,400 से भी कम रह गई है। राज्यों में रोजाना 45,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। कल 137 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिन में राज्य में रोज औसत 2.5 लाख टीके लगाए गए हैं। राज्य में अब तक 2,21,24,000 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 4,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की अनुमानित संख्या 5,14,00,000 के करीब है। इनमें से करीब 36% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार ने शहरों और गांवों में टीकाकरण के सुचारू प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बारी बारी से गांव में टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन टीकाकरण सत्रों के बारे में पूर्व प्रचार भी किया जा रहा है। टीकाकरण स्थलों पर भीड़ न हो, इसके लिए बीएलओ द्वारा टीकाकरण के लिए पूर्व में ही टोकन वितरित किए जा रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि ये मरीज महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हैं। अब तक 45,000 से ज्यादा नमूनों की सीक्वेंसिंग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को उन जिलों में अविलंब नियंत्रण के उपाय करने को कहा है जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। इस वेरिएंट को चिंताजनक माना गया है। इन 3 राज्यों से कहा गया है कि वे भीड़ भाड़ और लोगों को मिलने जुलने से रोकने, बड़े पैमाने पर जांच, संपर्कों का तुरंत पता लगाने और साथ ही प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण जैसे उपाय अविलंब करें। राज्यों से ये भी कहा गया है कि वे पॉजिटिव लोगों के नमूनों को समुचित मात्रा में तुरंत निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजें ताकि महामारी से संबंधित इनका क्लिनिकल परीक्षण किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को चुनौती देने में इसकी भूमिका, बीमारी की गंभीरता और इस रोग के संचरण की लगातार निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मरीजों का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के पहले सभी आवश्यक सावधानी बरतनी शुरू कर दी है और सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीज घटकर 1,107 रह गए हैं।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले 5 में से 4 लोग जिन्हें वैक्सीन मिली है वे स्वस्थ हैं और एक की मृत्यु हो गई है। प्रदेश अक्टूबर महीने के अंत तक 5 करोड़ से अधिक टीका लगाने के लिए तैयार है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि 21 जून को मेगा टीकाकरण दिवस पर सभी जिलों ने टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। इंदौर प्रथम, भोपाल दूसरे और उज्जैन तीसरे स्थान पर रहा है। इस बीच मंगलवार को 65 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि पॉजिटिविटी दर घटकर 0.1% हो गई है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में आज से 2 सप्ताह तक कोविड प्रतिबंधों में कुछ ढील दिए जाने का तीसरा चरण शुरू हो गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। पार्क और उद्यान के खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। शादी समारोह में अब 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। विवाह समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। फिलहाल डीजे और बारात निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मॉल, जिम, सिनेमा हॉल को बंद रखा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र सरकार राज्य के कोविड मुक्त गांवों में स्कूलों में कक्षाओं को नियमित रूप से शुरू करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में सभी संभावनाएं तलाश करने को कहा है। एक रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र के कुछ गांवों में कोरोना का एक भी मरीज दर्ज नहीं किया गया है। शिक्षण विभाग के पुनरीक्षण बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन गांवों में 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन रूप से पुनः शुरू करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। राज्य शिक्षा मंडल के 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव सादर करने के आदेश भी उन्होंने दिए। इस हेतु सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया एवं राज्य सरकार द्वारा 10वीं कक्षा के लिए सुनिश्चित मूल्यांकन पद्धति का आधार लेने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की 12वीं कक्षा तक की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया तथा इस हेतु आवश्यक खर्च के साथ मंत्रिमंडल के बैठक में प्रस्ताव सादर करने के निर्देश दिए। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कई सामाजिक संगठनों ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को मदद पहुंचाई। रायगढ़ जिले में स्वदेश फाउंडेशन ने जिला प्रशासन की मदद से मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद की। इस संस्था ने कामगारों और महिलाओं को अनाज और खाने के पैकेट उपलब्ध कराए। स्वदेश फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश वांगे ने बताया कि फाउंडेशन ने जिले के कई तालुकों के सरकारी अस्पतालों को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति भी की। अभी हम रायगढ़ जिला परिषद के साथ गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और जैसे दूसरी लहर समाप्ति की ओर है, हम अपना पूरा ध्यान गांवों की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने स्वदेश बिल्डिंग लाइवलीहुड मिशन शुरू किया है और 20,000 परिवारों के साथ कृषि आधारित एक्टिविटीज के लिए उन्हें सपोर्ट किया है और इसका हम अच्छा परिणाम देख रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने को मंजूरी दी। देश में 29 करोड़ 46 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.56% हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले जिलों में नियंत्रण के तुरंत उपाय करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को हस्तांतरित की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ओलंपिक दिवस है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न ओलंपिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंतिम दिन भारत आज कल के स्कोर 2 विकेट पर 64 रन से आगे खेलेगा। यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप ई में स्वीडन का मुकाबला पोलैंड से और स्लोवाकिया का स्पेन से, ग्रुप एफ में पुर्तगाल का फ्रांस से और जर्मनी का हंगरी से सामना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की जब्त की गई 9,371 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बैंकों को सौंप दी है। इन कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके सरकारी बैंकों को कुल 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। प्रवर्तन निदेशालय अब तक 18,170 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है, जिसमें विदेशों में उनकी 969 करोड़ रुपए की संपत्ति भी शामिल है। कुर्क और जब्त की गई संपत्ति की मात्रा बैंक के कुल नुकसान का 80.45% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भगोड़े और आर्थिक अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास तेज किए जाएंगे और उनकी संपत्तियों को जब्त करके बकाया वसूल किया जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शेयर बेचकर पहले ही 1,357 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। श्रीमती सीतारामन प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थीं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अफगानिस्तान में तत्काल हिंसा कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम पर जोर देना महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्चुअल माध्यम से बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और अन्य देशों के साथ बातचीत से हिंसा में कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक राजनीतिक समाधान और अफगानिस्तान में व्यापक और स्थायी संघर्ष विराम की तरफ बढ़ाए गए किसी भी कदम का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी, शिक्षाविद और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के उच्च आदर्श और लोगों की सेवा के प्रति समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। राज्य सरकार ने भी कोलकाता में श्री मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हमेशा हमें राष्ट्र को हमेशा सर्वप्रथम रखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज ओलंपिक दिवस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न ओलंपिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें खेल के क्षेत्र में और अन्य एथलीटों को प्रोत्साहन देने में इन खिलाड़ियों के योगदान पर गर्व है। साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंतिम दिन आज भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कल के 2 विकेट पर 64 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। भारतीय टीम को 32 रन की बढ़त मिली हुई है। यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप ई के मुकाबलों में आज रात सेंट पीटर्सबर्ग में स्वीडन का सामना पोलैंड से और सबई में स्लोवाकिया का सामना स्पेन से होगा। दोनों मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होंगे। ग्रुप एफ के फाइनल मैचों में आज रात बुडापेस्ट में पुर्तगाल का सामना फ्रांस से और म्यूनिख में जर्मनी का मुकाबला हंगरी से होगा। फ्रांस और पुर्तगाल पहले ही अंतिम 16 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अब 30 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन की। आज बात तमिलनाडु में पैदा हुई भारतीय महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन की, जिन्होंने अपनी निशानेबाजी की यात्रा शम्सकार धाम शूटिंग रेंज से शुरू की और इसके बाद उन्होंने गगन नारंग एकेडमी में अपने खेल को निखारा। रियो डी जेनेरो में 2019 ISSF 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। I won my first senior World Cup medal at Rio 2019 and I won my second World Cup finals medal in Putian 2019. So after winning that Putian gold medal, I became the world number 1 and we were awarded with the Golden Target Award by the International Shooting Sports Federation. इलावेनिल के पदकों की शुरुआत 2018 से शुरू हो गई थी, जब इन्होंने जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 2019 में विश्वविद्यालय खेलों में रजत पदक जीता। पदकों की रफ्तार यही नहीं थमी। 2019 में सोहेल में हुए जूनियर विश्व कप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 2020 ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने की उम्मीदों पर इलावेनिल कहती हैं, Every athlete wants to own a tricolored jacket. The biggest gift any athlete can get is to get to represent their country, and I think I'm very much privileged in that I get to do it. इलावेनिल ने ताइपे में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 21 वर्षीय महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन से अब ओलंपिक में रिकॉर्ड और पदकों की उम्मीद है। Participating in Olympic Games itself is an achievement. अब इंतजार रहेगा कि निशानेबाज वेलारिवन टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। अब प्रस्तुत है स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के जीवन पर आज का संस्कृति संदेश। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि आजाद भारत में दोबारा जन्म लेने जा रहा हूँ। ये अंतिम शब्द थे फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले आजादी के परवाने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के। काकोरी कांड के लिए गिरफ्तार होने वाले 16 क्रांतिकारियों में से एक थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। उनका जन्म बंगाल के पाबना जिले के भड़गा गांव में हुआ था। राजेंद्र का स्वभाव भले ही क्रांतिकारी था, पर उनकी रुचि साहित्य में भी थी। काकोरी कांड के बाद राजेंद्र नाथ को बिस्मिल ने बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर भेजा। वहां एक दिन किसी साथी की असावधानी से अचानक बम ब्लास्ट हो गया और पुलिस ने वहां पहुंचकर वहां मौजूद 9 लोगों के साथ राजेंद्र नाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों में राजेंद्र नाथ का नाम भी उजागर हो गया। बाद में इस सिलसिले में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इसको लेकर जनता में बेहद रोष के कारण अंग्रेजी सरकार ने राजेंद्र नाथ को नियत समय से 2 दिन पहले यानी 17 दिसंबर 1927 को ही फांसी दे दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने को मंजूरी दी।
देश में 29 करोड़ 46 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.56% हुई। केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले जिलों में नियंत्रण के तुरंत उपाय करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को हस्तांतरित की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।